दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग की क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग का क्या चल रहा था, थर्ड चैप्टर चल रहा था, यानी कि मानव जनन। ठीक, तो इससे पहले अगर आपने 2 चैप्टर को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, उसका नोट्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मानव जनन के चैप्टर से, वो जो टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस जो टॉपिक है इससे हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा अगर आप लोग इस पूरा वीडियो को सही से देख लेंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों को 5 नंबर पूरा कंफर्म करना है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो चीज़ समझ लेते हैं। ठीक, तो युग्मक जनन आप लोग जानते हैं कि नर में भी युग्मक जनन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर मादा में भी युग्मक जनन को पढ़ेंगे। ठीक, तो जो नर में युग्मक जनन होता है यानी कि जो युग्मक होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा में युग्मक होता है उसे हम अंड या फिर अंडाणु कहते हैं। ठीक, तो ये जो अंड को निर्माण की प्रक्रिया फिर शुक्राणु की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, इसे हम शुक्र जनन या फिर अंड जनन कहते हैं। और शुक्र जनन आपका 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है, वहीं पे अंड जनन भी आपका 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है। एक साल आपका शुक्र जनन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है और एक साल आपका अंड जनन देखने को मिलता है। तो 2022 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें आपका अंड जनन यानी कि ऊजनित देखने को मिला था 5 नंबर के प्रश्न में। तो हमको लगता है कि अगर 2023 में बोर्ड परीक्षा आपकी होगी तो उसमें आप लोगों को ये शुक्र जनन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को कंफर्म मिल सकता है। ठीक, हम दोनों चीज़ों को अच्छे से करेंगे, यानी शुक्र जनन को भी और अंड जनन को भी, लेकिन आप लोगों को इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान आपको दोनों पे देना है क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों हर साल आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो युग्मक जनन जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जननिक एपिथीलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो जो जननिक एपिथीलियम होती है वो आपका नर भाग जो होता है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि जो वृषण होता है उसमें पाई जाती है, और साथ ही में आपका अंडाशय यानी कि जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है उसमें पाई जाती है, यानी कि दोनों में पाई जाती है। तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जननिक एपिथीलियम की कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हम लोग युग्मक जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो जो नर में युग्मक का निर्माण होता है उस क्रिया को हम लोग शुक्र जनन कहते हैं। ठीक, तो जो नर में युग्मक का निर्माण होता है उस क्रिया को हम लोग शुक्र जनन कहते हैं या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वहीं पे जो मादा में युग्मक का निर्माण होता है उस क्रिया को हम लोग अंड जनन या फिर ऊजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आपने ये भी जान लिया है कि शुक्र जनन से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और अंड जनन से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग शुक्र जनन को पूरे डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो में अंड जनन को पढ़ेंगे। ठीक, तो इन दोनों को आप लोग को अच्छे देख लेना है, तभी आप लोग के 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक, तो हो सकता है कि आपका शुक्र जनन है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस इस साल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिले, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोग उससे सबसे पहले तैयार कर लेना है। ठीक, तो चलो अब शुक्र जनन को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है शुक्र जनन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो सबसे पहले हम लोग इसी परिभाषा को देख लेते हैं कि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाए कि शुक्र जनन की परिभाषा लिखो या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस की परिभाषा लिखो, तो आप लोग क्या लिखेंगे। तो उसमें हम लोग लिखेंगे कि वृषण में स्थित द्विगुणित जननिक एपिथीलियम कोशिकाओं जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कार्यशील शुक्राणु का निर्माण जो होता है वही शुक्र जनन या कहलाता है। ठीक, शुक्र जनन कहलाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग शुक्र नलिकाओं में होती है। ठीक, यह जो प्रक्रिया होती है वो शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वृषण होता है कुछ इस प्रकार से आपका वृषण होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपका वृषण होता है। इसमें कुछ इस प्रकार से आपकी नलिकाएँ पाई जाती हैं, कुछ इस प्रकार से। इसमें जो आपकी नलिकाएँ होती है 1 से 3 पाई जाती हैं। जो वृषण पाली में जो तीन नलिकाएँ पाई जाती हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शुक्र जनन नलिका कहते हैं। ठीक, तो शुक्र जनन नलिका को हम लोगों ने जब काट के देखा था तो उसमें ही आपका यह शुक्र जनन नलिका होती है, इसमें ही आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से निर्माण होता है हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो अंदर जो वृषण पाली होती है यानी कि जो वृषण पाली होती है उसके अंदर आपके तीन आपकी शुक्र जनन नलिकाएँ होती हैं, 1 से 3। ठीक, हर एक पाली में 1 से 3 होती हैं। और कितनी पालियाँ होती हैं, 250 से 300 पालियाँ होती हैं आपके एक वृषण में। ठीक, 250 से 300 पालियाँ होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसी परिभाषा को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका शुक्र जनन होता है वो निर्माण प्रक्रिया किन भागों में होती है। ठीक, तो जो आपका इस प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रक्रिया होता है शुक्राणु प्रसूर या फिर स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, और जैसे ही आप लोग शुक्राणु प्रसूर या फिर इंग्लिश में से स्पर्मेटिड कहते हैं, ज़्यादातर आप लोग को स्पर्मेटिड देखने को मिलेगा, इसका निर्माण कर लेते हैं। तो उसका फिर जो आपका नेक्स्ट प्रक्रिया होती है यानी कि स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में रूपांतरण अथवा शुक्राणु जनन, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। ठीक,
इसमें ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। सबसे पहले आप लोगों को मेन क्या है, स्पर्मेटिड का निर्माण किस प्रकार से होता है उसे देखना है, ठीक। तो स्पर्मेटिड या शुक्राणु प्रसू का जो निर्माण होता है उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह क्रिया जो होती है आपकी जनन काल से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक। तो जब जनन काल होता है नर में, यानी कि जब 12-13 साल में जब आपका जनन काल स्टार्ट होता है, तभी से यह क्रिया स्टार्ट हो जाती है और इसे निम्न प्रवस्था में बांटा गया है, ठीक। तो जो शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड का जो निर्माण होता है वो निम्न निम्न क्या कहते हैं, प्रवस्था में बांटा गया है। तो कौन कौन सी प्रवस्था होती है तो वो हम देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहली प्रवस्था होती है उसे हम कहते हैं गुणन प्रावस्था, ठीक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जेनेटिक एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं और अन्य कोशिकाओं से भिन्नता प्रकट करती हैं, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो आपका ये होती है शुक्रजनन नलिका, ठीक, शुक्रजनन नलिका जो आपकी होती है, इसको जब हम लोगों ने बीच से काटा था तो इस प्रकार से आप लोग सामने से जब देखेंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो इस नलिका में क्या होता था, इसमें कुछ इस प्रकार से छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती थी, इसे हम क्या कहते थे, जेनेटिक एपिथेलियम कोशिका कहते थे, ठीक। तो इसी में जब क्या होता है, जब जनन का समय आता है तो क्या होता है, इसी में से जो आपकी कोशिकाएं कुछ आकार में बड़ी होने लगती हैं, ठीक। तो और जो भिन्न कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनसे भिन्नता प्रकट करने लगती हैं, ठीक। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। और इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है, ठीक। यही होती हैं आपके इसमें खूब जब आपका समसूत्री विभाजन होता है तो एक से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं और इसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक, गोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया यही चीज़ जो आपकी देखने को यहाँ पे लिखी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, गुणन प्रावस्था कहते हैं, ठीक। जैसे पढ़ लेंगे हम लोग, जेनेटिक एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्नता प्रकट करती हैं, इन्हें प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। इसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनिया या फिर जिसे इंग्लिश में कहते हैं शुक्रजनन कोशिका का निर्माण होता है, ठीक। तो आपकी पहली प्रवस्था थी वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी प्रवस्था आपकी होती है वृद्धि प्रवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ फेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों का जो इस प्रवस्था में स्पर्मेटोगोनिया जो कोशिका होती है वो वृद्धि करके शुक्राणु कोशिका या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर लेती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलता है तो इसलिए इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, इसे आप ध्यान लिख लीजिए। वृद्धि प्रवस्था भी अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका जो तीसरा प्रवस्था आता है जिसे हम लोग कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे मैचुरेशन फेज। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें इस प्रवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण में, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की एक कोशिका को निकाल लिया, यहाँ से एक कोशिका को निकाल लिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो ये 2n होती है जिससे 2n का निर्माण हो जाएगा, 2 कोशिका का निर्माण हो जाएगा, जो दोनों n होंगे। फिर दूसरे में क्या होगा, दूसरे में इसी से 2 और इससे 2 बन जाएंगी, ठीक, इससे 2 बन जाएगी, यानी कि 4 बन जाएंगी। तो इस प्रकार से ही आपका जो होता है इसका निर्माण होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये समझेंगे, पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो इस प्रवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण होता है, यानी कि जब दूसरा चरण होता है तो जिससे क्या होता है, एक स्पर्मेटोसाइट से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, ठीक। तो स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया, यानी कि देख पा रहे हैं आप, पहले सबसे पहले क्या हो गया, 2n से n हो गया, फिर 2 से 4 आपका निर्माण हो गया स्पर्मेटिड का। और यही स्पर्मेटिड जब आपका विकसित हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, आपके शुक्राणु कहलाएंगे। और स्पर्मेटिड कैसे होते हैं, आपके स्पर्मेटिड गोल होते हैं और अचल होते हैं। और जबकि हम लोग शुक्राणु को जानते हैं कि शुक्राणु इस प्रकार से आपका कुछ इस प्रकार से होता है, शुक्राणु यानी कि लंबे और पतले होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि स्पर्मेटिड का निर्माण हो चुका है। अब दूसरी प्रक्रिया होती है स्पर्मेटिड जो होता है आपका शुक्राणु में रूपांतरण अथवा शुक्राणु जनन या फिर स्पर्मेजेनेसिस कहते हैं जिसे, ठीक। तो जो अचल गोलाकार शुक्राणु पशु या स्पर्मेटिड होते हैं वही रूपांतरित होकर सक्रिय या फिर चल शुक्राणु में बदल जाना शुक्राणु जनन कहलाता है, ठीक। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो स्पर्मेटिड होते हैं वो गोलाकार होते हैं और अचल होते हैं, यानी कि चलने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक। तो यही जो आपके स्पर्मेटिड होते हैं जब रूपांतरित हो करके चल हो जाते हैं, यानी कि चलने योग्य हो जाते हैं और शुक्राणु का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे हम शुक्राणु जनन कहते हैं।
और इस प्रक्रिया में शुक्राणु पशु या स्पर्मेटिड की गोल्जीकरण शुक्राणु का एक्रोसोम बनाती है। अब एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आपका नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है, यानी कि शुक्राणु जब आपका मादा युग्मक यानी अंड के पास पहुंचता है, तो अंड की जो झिल्ली को फाड़ने का कार्य करता है, तभी जाकर के आपका जो केंद्रक होता है नर युग्मक का, वो जाकर मादा युग्मक में पहुंच पाता है। तो हम लोग जब शुक्राणु की संरचना, यानी कि आपका यहाँ तक 5 नंबर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इतना अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिख देंगे तो आपका 5 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और 1-2 नंबर क्वेश्चन और भी आ जाता है कि शुक्राणु की संरचना किस प्रकार से होती है, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ठीक, ताकि आप लोग का सारे नंबर कंफर्म होते जाएं, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे समझ लिया। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो अगला पेज आपका है शुक्राणु की संरचना। तो 5 नंबर आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग शुक्राणु की संरचना किस प्रकार से होती है वो देखेंगे, और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक, तो वो भी देखेंगे। तो आपका इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना होती है। तो जो ऊपर वाला पार्ट ये देख पा रहे होंगे, इसे हम एक्रोसोम कहते हैं। और उसका काम क्या होता है, जब ये आपका अंड से मिलता है तो उसकी जो झिल्ली होती है उसको फाड़ करके ये जो आपका केंद्रक होता है नीचे रेड कलर का, इसको उसके अंदर पहुंचा देता है, ताकि आपका जो बच्चे का होता है वो निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो इसे ही हम निषेचन कहते हैं, ठीक। और उसके बाद में फिर जो नीचे वाला भाग ये केंद्रक कहलाता है। इसका 2 आपके यहाँ बिंदु होते हैं, इसे समीपस्थ तारक केंद्र या दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। उसके बाद में जो मध्य वाला भाग होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यही आपके ऊर्जाग्रह होते हैं शुक्राणु का, यानी कि शुक्राणु को जब गति करने के लिए ये लोग ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक। तो जो आपका ये ऊपर का उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग शुक्राणु का हेड कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, हेड कहेंगे, शुक्राणु का क्या कहेंगे, हेड। और उसके बाद फिर जो आपका मध्य वाला भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नेक कहते हैं, ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में नेक कहते हैं। वहीं पे आपका जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिडिल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य भाग को हम लोग मिडिल ही तो कहेंगे ना, मिडिल पार्ट, ठीक। फिर आपका जो नीचे का जो पूंछ जैसी संरचना देखने को मिल पा रही है, तो पूंछ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूंछ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेल। तो ये आपके 4 भाग होते हैं जो भी आपके, तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये भाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रत्येक शुक्राणु जो होते हैं वो पतले होते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखा, पतले होते हैं, और साथ ही में लंबे भी होते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक। हम लोग अपनी आंखों से डायरेक्ट इसे नहीं देख पाएंगे, इसे हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर क्या होता है, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पहला भाग जो आपका होता है इसे हेड कहते हैं। बीच में जो यहाँ पे पतला भाग देख पा रहे हैं इसे नेक कहते हैं। तीसरा भाग जो आपका मध्य भाग होता है उसे हम मिडल पार्ट कहते हैं। और चौथा पार्ट आपका पूंछ जो होती है इसकी, उसे हम टेल कहते हैं। तो हेड में क्या होता है, यह शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग जो आपका होता है उसे हम हेड कहते हैं, जिसमें बड़ा तथा अगुणित केंद्रक होता है, जिसमें आपका बड़ा तथा अगुणित केंद्रक होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो केंद्रक होता है अगुणित होता है, जैसा कि अब शुक्राणु ही आपका अगुणित होता है तो आपका केंद्रक भी अगुणित ही होगा, ठीक। उसके अंदर फिर क्या होता है, जिसके आगे एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। या निषेचन के समय क्या करता है, या निषेचन के समय अंडाणु के झिल्ली को नष्ट करता है। ये जो आपकी संरचना देख पा रहे होंगे इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और निषेचन के समय जो आपका अंडाणु होता है उसकी झिल्ली को ये नष्ट कर देता है, ताकि केंद्रक आपका अंडाणु में पहुंच पाए। फिर आपका दूसरा भाग होता है नेक, यह छोटा भाग होता है। इसमें 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं, पहला अग्रस्थ तारक केंद्र, दूसरा दूरस्थ तारक केंद्र। जो आपका दूरस्थ तारक केंद्र होता है उसकी जो संरचना और झिल्ली होती है जो आपकी पूंछ में फैली हुई होती है, ठीक। उसके अंदर जो मिडल पार्ट होता है यानी मध्य वाला भाग, इस भाग को शुक्राणु का शक्तिग्राह कहते हैं, ठीक। इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को शुक्राणु का शक्तिग्राह कहते हैं। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक। तो जो आपका मध्य भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु का ऊर्जाग्रह कहते हैं। इसमें आपको देख पा रहे हैं बहुत सारी ऐसी नलिकाएं पाई जा रही हैं। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं जो आपका शुक्राणु को चलने के लिए ऊर्जा प्रदान कराते हैं। तो ये मध्य पार्ट का कहानी होगी। फिर आपकी टेल जो होता है यानी पूंछ होती है, यह शुक्राणु का अंतिम भाग होता है जो जीव द्रव्य की झिल्ली से बना होता है, ठीक। तो शुक्राणु को संरचना को आप लोगों ने अच्छे समझ लिया है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है और 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं इसे अगर आप अच्छे तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में 2023 में जब बोर्ड परीक्षा आप लोग देने जाएँ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर यानी कि 7-8 नंबर आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएँ। और देखने को मिलता भी है। 5 नंबर तो डायरेक्ट आपका आता है कि शुक्र जनन या फिर शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, उससे आप पूरी प्रक्रिया को समझाइए। तो आप लोग इसे पूरा अच्छे से डिटेल में समझ लीजिएगा।
ताकि आप लोग के 5 नंबर और यहाँ से 2 नंबर 7 नंबर पूरे कन्फर्म हो जाए। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे यानी कि अंड जनन की प्रक्रिया के साथ में। वो भी आपका 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है, जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आया भी था 2022 में। हो सकता है 2023 में आए, नहीं तो 2023 में आपका शुक्राणु जनन ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो दोनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे। इसको कंप्लीट कर लिया, दूसरे अगले वीडियो में हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसे भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, तो इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।